नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संवाद कार्यक्रम में हर रविवार हम किसी विषय पर बातचीत करते हैं, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे। आज बहुत ही खास विषय है हमारा बातचीत करने का और हमारे खास मेहमान हैं समीर पांडे जी। स्वागत है आपका हमारे संवाद कार्यक्रम में। समीर पांडे पीडी इंटर कॉलेज गायघाट में अध्यापक हैं, वहाँ टीचिंग करते हैं। और अटेवा जो कि संगठन है ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, उसके आप जिला अध्यक्ष हैं। और इसकी जो एक नेशनल लेवल पर जो संस्था है इसकी वो है नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम। अब आप समझ जाएंगे होंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस संस्था से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस विषय पर बातचीत करने वाले हैं आज। ओल्ड पेंशन को लेकर के बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ओल्ड पेंशन क्या था और जो नई पेंशन नीति लागू हुई है इसमें क्या क्या खामियां हैं और किस लिए आंदोलन चल रहा है। तो फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है आपका संवाद कार्यक्रम में। और सबसे पहले जो सवाल हम लेंगे कि जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए, तो पहले तो संक्षेप में ये हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी जानते भी नहीं हैं कि पुरानी पेंशन नीति क्या थी और नई पेंशन नीति जो आई है उसमें क्या खामियां हैं जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से। आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पुरानी पेंशन योजना जो वर्षों से हमारे यहाँ देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू थी जी, जिससे सरकारी कर्मचारी पूरे मनोयोग से 60 वर्ष की सेवा देते थे अपनी, और उसके उपरांत बुढ़ापे में वह उनके सहारे का वह कारण बनती थी, वही साधन थी। वर्तमान में उसकी आवश्यकता इसलिए और भी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज परिवर्तित हो रहा है विकास के नाम पर, और जो वैचारिक मतभेद या नैतिकता का जो लोप हो रहा है, उससे बहुत समस्याएं आ रही हैं परिवारों में। और वैसे में पुरानी पेंशन बुढ़ापे के लिए अत्यंत ही एक आवश्यक चीज़ है। 2005 में, बल्कि 2004 में ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नई पेंशन स्कीम लाई गई, और उसके द्वारा सभी कर्मचारियों को, उसके बाद जो भी नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी, चाहे जिस विभाग में भी रहे हों, उनको नई पेंशन के नीति के अंतर्गत रख दिया गया, जिसमें क्या हुआ कि 10% सरकारी कर्मचारियों के सैलरी से काटी जाती थी और 10% जो है सरकार हिस्सा देती थी। अच्छा। और उन दोनों पैसों को निजी कंपनियों को दे दिया जाता है, और वह निजी कंपनियां शेयर मार्केट पर आधारित हैं। तो उस शेयर में वो जो पैसा लगता था सरकार का और कर्मचारी का दोनों हिस्सा, और उस पैसे से जितना भी वो मार्केट के हिसाब से जो भी पैसा बनता था वह सरकारी कर्मचारियों को दिया जाना था। अच्छा, ठीक है। लेकिन चूंकि जब ये लागू हुआ उसके वर्षों बाद तक यह कटौती नहीं की गई। अच्छा, हाँ, ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो चूंकि उस वक्त तो हम लोग बहुत ही कम थे, जैसे जो भी 2005, 6, 7, 8 में लोग नियुक्त हुए, इतनी संख्या उनकी कम थी कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। एक तो समझ में भी नहीं आया शुरू में, क्योंकि इसको बहुत अच्छा बताया गया लोगों के द्वारा कि यह बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन इसको पहले तो वो उन लोगों ने लागू करने में ही, क्योंकि यह किसी को समझ में नहीं आया। अच्छा, 1 मिनट टोकू मैं यहाँ पे। हाँ। जैसे आपने बताया कि 10% आपके सैलरी से और 10% गवर्नमेंट के, ये 20% प्राइवेट कंपनियां जो है बड़े बड़े उसमें वो लगाती थी। हाँ। और ये था कि वो पैसा फिर आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, उसमें भी नियम थे। अच्छा, उसमें नियम ये था कि 60% पैसा आपको मिलेगा और 40% वो रख लेंगी, जिसको पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। जैसे आजकल भी कई आप लोगों को मालूम होगा, शायद कि आपको मालूम होगा, वो कई जो है प्राइवेट कंपनियां इस तरह का करती हैं सब, मैंने चला रही हैं लोग। बिल्कुल। तो उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ठीक है। जबकि पहले पुरानी पेंशन में था कम से कम 50% जो है सैलरी की वह रिटायर्ड लोग को दी जाती थी। अच्छा, जी जी। तो हुआ ये कि उसको लागू करने में ही लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, और
कई विभागों में, तो जैसे कि मेरा खुद का विभाग ले लीजिए, अभी तक मेरी कटौती नहीं हुई है। अच्छा। प्राण नंबर 2 साल पहले बना हुआ है, ठीक है। लोग कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करते हैं तो इसलिए कटौती नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम आंदोलन करते हैं तो कौन सी मेरी बात सुन ली जाती है, हमारी बात कौन सी सुनी जा रही है, क्यों नहीं पुरानी पेंशन दी जाती है। जो सरकार का काम है, सरकार को वो करना चाहिए, वो अपने काम में ही फेल्योर है। आप खुद समझ सकते हैं कि 15 सालों तक जो भी उनकी व्यवस्था थी वह आज तक ये ठीक से लागू नहीं हो पाई, तो वह व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम की व्यवस्था है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और समझना चाहूँगा कि जैसे जो पुरानी पेंशन नीति थी तो उसमें क्या था, सीधे सीधे एकदम उसमें देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़, जैसे जीपीएफ कटौती होती थी, जीपीएफ से लोन ले सकते थे, ठीक है, जीपीएफ रिटायरमेंट के बाद मिलता था, उसके बाद बिना किसी कटौती के, जैसे कि हमारा तो 10% कटेगा और उसके बाद पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसमें बिना किसी कटौती के ही पुरानी पेंशन दी जाती थी, जो 50% सैलरी 50% दी जाती थी। और वो अब चीज़ें खत्म हो गई। अब ये हुआ कि 10% आपका और 10% गवर्नमेंट का वो कटौती की जाएगी और फिर वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो वो पेंशन के रूप में न देकर के एक मुश्त देने की योजना थी, क्या थी वो योजना? ये नई पेंशन नीति के अंतर्गत, नई पेंशन नीति के अंतर्गत 60% हिस्सेदारी रिटायरमेंट के बाद कैंडिडेट को दे दी जाती थी और 40% रख ली जाती थी, वह पेंशन के रूप में उसे दी जाती थी। मृत्यु के बाद वो 40% पैसा जो है वह कंपनी के पास ही रह जाता है, वो मिलता नहीं है। अच्छा, ये उसमें सिस्टम में है, वो कंपनी रख लेती है। अच्छा, ये मतलब ये पूरा मामला है नई पेंशन नीति का। और वो मतलब जो नई पेंशन नीति लागू हुई उसको भी नहीं लागू किया गया, उसके अंतर्गत भी कटौती नहीं हुई, उसको भी ढंग से लागू। अच्छा, ये मामला है पूरा, ठीक है। तो ये आंदोलन आप लोग कब से चला रहे हैं, कितने दिन? देखिए, आंदोलन आपका हमें याद है कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमें तो ये खुद समझ ही में नहीं आया कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। 2-3 सालों में धीरे धीरे समझ में आया कि ये लोग पुरानी पेंशन वाले हैं, हम लोग नई वाले हैं, तो नए में तो कुछ है ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं, सारी सैलरी, क्योंकि पता चला कि उनका जीपीएफ कट जाता है। हमने पूछा कि भाई आपकी सैलरी इतनी कम क्यों है, पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, तो पता चला कि उनकी ज़्यादातर जो है हिस्सा जो है जीपीएफ में कटौती हो जाता था और हमें जो है पूरा पैसा मिल जाता था। तो लोगों ने ही बताया कि आप लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, अभी सारा पैसा आप लोगों को दे दिया जाता है। तब धीरे धीरे भविष्य के बारे में आदमी सोचने लगा और धीरे धीरे 13-14 तक आते आते ये आंदोलन, हाँ, ये जो है विजय कुमार बंधु हमारे एक लखनऊ में अध्यापक हैं, उन्होंने ही इस बात को लेकर मुहिम चलाई और धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करते करते आज हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं। मतलब लगभग 10 साल के आसपास ये हो रहा है मामला, ठीक है। 10 साल नहीं हुआ, बल्कि मतलब लगभग 14 से मान लीजिए 7 साल। हाँ, ठीक है। तो इस 7 सालों में कोई मतलब सरकार आपकी बात सुनी या कोई प्रगति इस फील्ड में, कुछ इस तरीके से कोई बात? देखिए, सबसे बड़ी बात 7 सालों में जो है कि 7 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जब हम लोग आगे आए, हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, हमने जब लखनऊ में 2016 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, ठीक है, तो हमारी संख्या को देखकर लोगों के मन में ये बात उठी कि अरे भाई ये कौन सा धड़ा आ गया, ये तो संगठन को कमज़ोर करेगा हमारे। तब लोगों ने लोगों में धीरे धीरे सुगबुगाहट आई और चूँकि यह मुहिम इतना आगे आज की डेट में बढ़ चुका है कि लोगों ने, उन संगठनों ने अपनी जो मांगे हैं उसमें पुरानी पेंशन को सबसे पीछे रखते थे, वो अब नंबर 1 पे रखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए कि जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग प्रभावित हैं? देखिए, इसके अंदर सारे विभाग हैं। अच्छा। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो केंद्र में 2004 में और राज्य सरकार में अप्रैल 2005 के बाद जो लोग ज्वाइन किए हैं वो सारे डिपार्टमेंट के लोग, सारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें प्रभावित हैं। अच्छा, ये तो आंदोलन की बात हो गई। एक चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आंदोलन चल रहे हैं कि पुरानी पेंशन के लिए, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें प्राइवेट होती चली जा रही हैं, निजीकरण क्षेत्र में, वो चाहे आपका स्कूल हो, अस्पताल हो, LIC हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिजली हो, तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजा जा रहा है। तो जब उधर हम सरकार की नीति ये है कि हम सारी चीज़ें निजीकरण के क्षेत्र में जा रहा है, तो उधर सरकार आपकी मांग को क्यों मांगनेगी और फिर वो इस सारा मामला उलझ नहीं जाएगा? ये देखिए,
जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो 2018-19 तक करीब हम लोग की एकमात्र मांग थी, लिखते भी थे हम लोग फ्रंट पे सबसे पहले यही कि एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाल करो। लेकिन जब हम लोगों ने 19 में ये देखा, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल है, तो हम लोगों ने महसूस किया कि जब ये संस्थाएं ही नहीं रही बिल्कुल जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस निजीकरण में आप अभी देख रहे होंगे कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि वो आयुध कंपनियों का लोगों ने निजीकरण कर दिया, ठीक है। तमाम रेलवे से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भी नए नए प्रयोग जारी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो कि जनता की एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, परिवहन, ठीक है, तो इन मूलभूत सुविधाओं को भी जब नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनसे हड़पा जा रहा है, जबकि जनता को यह सूझ नहीं रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने स्टैंड से थोड़ा सा अलग हटकर निजीकरण को इसमें जोड़ा। अच्छा, ठीक है। और हमारी महत्वपूर्ण मांग ये दो ही है आज की डेट में कि निजीकरण जो है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि संस्थाएं जो है विकृत हो चुकी हैं, संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, संस्थाएं नुकसान दे रही हैं, तो निजीकरण सॉल्यूशन नहीं है उसका। मान लीजिए कोई भी चीज़ व्यवस्था खराब हो रही है तो उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। उस सुधार को हम खुद चाहते हैं कि वो लागू की जाए और हम उस पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं उसमें कहना चाहूँगा, अभी तत्कालिक सुधार कुछ आपने भी पेपरबाजी बहुत देखी होगी, और सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें आ रही हैं, तत्कालिक सुधार, ये सुधार, वो सुधार, ठीक है। और जनता में भी जा रही है कि हाँ अब लोग समझ जाएंगे, अब सरकारी कर्मचारियों को समझ में आएगा क्योंकि सरकार अब कड़ी आ गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आदेश आ रहे हैं। उन आदेशों पर जब आप गौर करेंगे, मैं कभी और आपको समय होगा तब डिटेल में बताऊंगा, उन आदेशों पर जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि उसमें सुधारात्मक कम, वो आरोपित करने का उद्देश्य ज्यादा है, ठीक है। और आरोपित करने में भी एक, जब आप किसी को भी, जैसे मान लीजिए एक अध्यापक है, ठीक है, अध्यापक का एक आदर्श होता है, उसका आदर्श चरित्र होता है, उसी आदर्श चरित्र से वह आने वाली पीढ़ी का निर्माण करता है, ठीक है, और एक अच्छा मनुष्य बनाता है। लेकिन जब उसके चरित्र को ही आप समाप्त कर देंगे, उसी को आरोपित कर देंगे, चरित्र को ही भ्रष्ट बता देंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई वह बहुत अच्छी चीज़ का निर्माण कर पाएगा, ठीक है। सही बात है ये। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि जैसे निजीकरण के समर्थन में आम लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले इलाज की बात करता है, और वो समुचित इलाज और अधिकतम इलाज की बात करता है, और जो वो अंतिम विकल्प होता है कि उसको काट करके हम अलग कर दें। लेकिन सरकार, जो स्थिति आ गई है कि सरकार वो तुरंत उसको काट करके अलग कर देना चाहती है, और ये प्रोजेक्शन जो जा रहा है पब्लिक के बीच में। जैसे अगर मैं एक सवाल यहाँ जोड़ूँ मैं आपसे कि जैसे स्कूल है, तो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं, जाहिर सी बात है कि इस दौर में पढ़ाई नहीं हो रहा है या बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जो संस्था देखे थे हम बचपन में, हम देखते थे कि 100-100, 200 की संख्या होती थी एक क्लास में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा दोष अगर दिया जा रहा है तो सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है, टीचरों को दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दोषी टीचर हैं, ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, और इस वजह से ये संस्थाएँ बीमार हो गई हैं। अब इस वजह से इसको जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या फिर उसको हटा ही दिया जाए। हटाने का सेंस ये है कि स्कूलों में वैकेंसी अगर आ रही है तो उसको भरिए मत, धीरे धीरे उसको अपने आप खत्म कर दीजिए। तो इसको लेकर के आप मतलब क्या मंथन करते हैं, किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है इस वक्त का, मतलब क्योंकि मेरे सामने भी ये प्रश्न आप नया कोई नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। सामान्य रूप से यह जनता में यह बात घर कर गई है, चाहे जैसे भी हो, जिसने भी समझाया उनको। कुछ दोष है, टीचर्स का भी दोष है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग टारगेट करते हैं कि नहीं अध्यापकों ने ही इस व्यवस्था को खराब कर दिया, यह मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं खुद, जब मेरे सामने पहली बार ये प्रश्न आया तो मैं गहन विचार किया इस पर, और मैं खुद पीछे गया अपने ही विद्यालय में। मैं पीडी इंटर कॉलेज गायघाट का पढ़ा हुआ हूँ, और वहीं से मैंने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। तो मैं 92-93 में वहाँ था, और 92-93 में वहाँ एक से एक बड़े बड़े अच्छे टीचर थे। करीब 35 का स्टाफ था उस वक्त।
संख्या भी बच्चों की हज़ारों से ऊपर थी। 11th-12th में 5-5, 6-6 सेक्शन चला करते थे। मुझे खूब याद है कि खूब मन लगाकर लोग पढ़ाते थे। 2-3 तो टीचर उसमें काफ़ी आदर्शवादी टीचर थे जो सुबह और शाम एक्स्ट्रा समय देते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे वो। यहाँ तक कि छुट्टियों में हम उनके घर जाया करते थे। 4-4, 5-5 घंटे परमात्मा नंद मास्टर साहब हैं, तो उनके हम 6-6 घंटा बैठ के पढ़ा करते थे। और उसके लिए उन्होंने एक पैसा कभी नहीं लिया। हालांकि मेरे बड़े पिताजी ने उनको जिक्र किया कि भाई पैसा देना चाहिए, टीचर्स पढ़ते हो तो, लेकिन कभी उन्होंने नहीं लिया। तो उन लोगों के रहते वो 12-13 तक लोग रहे, और उन लोगों के रहते ये व्यवस्था कैसे खराब हो गई। जब मैंने इस चीज़ पर गौर किया तो मुझे यह लगा कि कभी भी वह लोग अपने पढ़ाई के साथ समझौता नहीं कर सकते थे। वो इतने आदर्शवादी टीचर थे कि उन्होंने कभी भी गलत ऐसा नहीं किया होगा कि वो न पढ़ाएं, क्लास में न जाए, बच्चों को कुछ न बताएं। और उनके रहते ये व्यवस्था ऐसी खराब क्यों हो गई? ठीक है, मैं उसी को एक एग्जाम्पल मानता हूँ अपने विद्यालय को। कमोबेश सारे जिले की यही स्थिति थी उस वक्त। तब मैंने गौर किया कि क्या हुआ कि पहली बार 1991 में होम सेंटर आया, ठीक, मुलायम सिंह सरकार थी, और उन लोगों ने नकल खूब जमकर कराया। मैंने कोई रोक टोक नहीं थी, खूब जमकर नकल हुआ, लोग खूब पास हुए। तो क्या हुआ कि बच्चों में पढ़ने की टेंडेंसी समाप्त होने लगी, क्योंकि देखिए परीक्षा का भय ही होता है जो हमें पढ़ाता है बचपन में, ठीक है। तो वह भय तो रहा नहीं। उसके चलते 1992 में कल्याण सिंह की सरकार आ गई थी, और कल्याण सिंह ने इतना जमकर नकल रोका कि पूरे हमारे विद्यालय में 6 ही बच्चे पास हुए। हाँ, वो हज़ारों बच्चों में 6 बच्चे केवल पास हुए। और फिर हालांकि उसके बाद कभी नकल नहीं रुका, और लगातार धीरे धीरे गिरावट आती गई। तो आशीष भाई, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वक्त में थोड़े से अच्छे और थोड़े बुरे अध्यापक होते हैं, ठीक है, या कर्मचारी होते हैं लोग। तो उस वक्त भी कुछ लोग थे, ठीक है, जो कि बच्चों को नकल कराने पहुंच जाया करते थे दूसरे सेंटर पर। अपने सेंटर पे होता था तो यहाँ भी खूब नकल कराते थे लोग। तो वो बच्चों में प्रिय होते गए, और बच्चों में जब वो प्रिय हो गए तो उनके नज़दीक हो गए, अच्छे टीचरों से वो दूर होने लगे। वो क्या किए कि वो बुरे टीचर, वो टीचर को बुरा कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, हम लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़े से नैतिकता उनमें जो नहीं थी, उन लोगों ने क्या किया कि उनको ले जाके कोचिंग सेंटर की तरफ झोंकना शुरू किया, और उधर की तरफ उनका मूवमेंट कर दिया। तो बच्चों ने जब देखा, वहाँ गए, वहाँ पढ़े, वहाँ की जब छूट देखी, अनुशासन देखा वहाँ का, तो आप भी जानते हैं कोचिंग की क्या स्थिति है। अनुशासन कोई चीज़ है नहीं, खुली छूट है वहाँ पर, जो मर्जी वो करो। हाँ, तो वहाँ बच्चों को खूब अच्छा लगा, और घर जाकर बताया कि हमें भाई कोचिंग करना है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। माँ बाप ने एक बार भी स्कूल में पूछा नहीं, जबकि वो जानते थे कि स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार भी स्कूल में जाकर नहीं पूछा कि क्यों, क्या बात है सर की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चा कह रहा है कि हमें कोचिंग जाना है, और चुपचाप बच्चे के कहने पे कोचिंग भेज दिया। और यह टेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि स्कूल से सारे बच्चे, क्योंकि 3 घंटे में ही सारा कुछ हो जाता था, स्कूल में 6 घंटे रहना पड़ता था, समय की भी बाध्यता रहती थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होने का डर रहता था, ठीक है। वहाँ छूट के कारण उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लगभग सारे बच्चे चले गए। वही बच्चे बच गए जो अत्यंत ही गरीब परिवार के थे, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं थे, वो अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त रहते थे। वही बच्चे बच गए सरकारी स्कूलों में। यही कारण रहा कि यह शिक्षा व्यवस्था। हाँ, एक और कारण देखिए, बहुत जरूरी कारण है, जबकि टीचर रिटायर्ड होते गए और सरकारों ने क्या किया, नियुक्ति करना, अनेक सरकारें गई आई, ठीक है, लेकिन किसी ने उस नियुक्ति को भरने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। तो ये 4 कारण मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। एक तो सरकार, दूसरा गार्जियन, शिक्षक और बच्चा, ठीक। ये चारों बराबर रूप से दोषी हैं। बच्चों का दोष इसलिए नहीं देता मैं कि बच्चे तो भाई बच्चे होते हैं। हाँ, तो छोटे बच्चे जिधर आप डाइवर्ट करेंगे उधर वो जाएंगे, क्योंकि वही बच्चे जाते थे स्कूलों में जिनको रखा जाता, और अनुशासन इतनी होती थी कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो गेट बंद हो जाता था, स्कूल से बाहर नहीं निकलते थे हम लोग। 10 से 4 जो है रहना ही है स्कूल में। तो वो अनुशासन और वो पढ़ाई वो दूसरी चीज़ होती थी। और ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि कोचिंग सेंटरों में जो डाइवर्शन हुआ है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा, नकल व्यवस्था और तमाम चीज़ें आ रही है। बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग अंतिम चरण में चल रहे हैं अपनी बातचीत की।
आंदोलन जो चल रहा है लगभग 7-8 साल आंदोलन के हो गए, आगे अभी कब तक चलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, कब मांगे मानी जाएगी, कब सुनी जाएगी। एक चीज़ मैं देखता हूं कि भारत देश में जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सारे आंदोलन एकांगी हो जाते हैं। एकांगी इन सेंस कि जैसे अगर टीचरों का आंदोलन हो रहा है तो पब्लिक से लेकर के और तमाम लोग ये मानते हैं कि टीचरों का आंदोलन है, टीचर अपने फायदे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी 9-10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो वो मान लीजिए किसानों का आंदोलन है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अलग अलग जो आंदोलन का जो मतलब एक डिवाइडेशन जो हो रहा है और एक दूसरे का आंदोलनों में शरीक न होना, एक दूसरे का सपोर्ट न करना और एक दूसरे का आंदोलन को अपना आंदोलन न समझना, मुझे लगता है कि आंदोलनों को कमज़ोर करता है और आपकी जो मांग है, वो जो जायज़ मांगे हैं, वो पावर नहीं आ पाता उन आंदोलनों में कि हम उस जायज़ मांग को लेकर के आगे लड़ाई लड़ सकें या फिर उसको प्राप्त कर सकें। देखिए आशीष जी, पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब दे दूँ कि अभी और कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा। ठीक है, तो देखिए आंदोलन का तो इधर 5-6 सालों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि जो भी कटौती होती थी, ठीक है, उसमें से कोई भी हम लोन नहीं ले सकते थे। अच्छा, लेकिन संघर्ष का ही परिणाम है कि हम पूरे नौकरी पीरियड में 3 बार लोन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी सफलता आप ये कह सकते हैं कि जैसे संघर्ष का ही परिणाम रहा दिल्ली में, जब हमने रामलीला मैदान में बहुत बड़ी 5 लाख की संख्या में केजरीवाल आए थे, मंच पर शेयर किया था उन्होंने, ये भी कहा था कि हम पुरानी पेंशन अपने यहाँ लागू कराएंगे, प्रयास भी किया था उन्होंने, लेकिन चूंकि उनका तो मामला जानते हैं दिल्ली राज्य का, तो उनका कुछ चला नहीं, या ये कहिए कि वो ठीक से संघर्ष नहीं कर पाए। नहीं तो अपने नियम कायदे कानून तो लड़कर ले रहे हैं, लेकिन इसको नहीं करवा पाए वो, तो वो 10 से 14% सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई। अच्छा, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये कि एक डेथ ग्रेजुटी, मरने के बाद जो ग्रेजुटी होती थी वो भी हमें मिली। अच्छा, और एक चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने प्राप्त की संघर्ष की बदौलत कि जो मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन है तो वह पुरानी पेंशन परिवार को मिलेगी। अच्छा, ये जो पहले नहीं थी, ठीक है, तो ये अब संघर्षों का ये परिणाम रहा कि चीजें मानी जा रही है। तो चूंकि देखिए 6 साल में हमें संघर्ष में इतना कुछ मिला, और तो पहली बात तो ये कि संघर्ष कितने दिन चलेगा ये कोई ठीक नहीं है। जब भी कोई सरकार आएगी जो हमारे बारे में सोचेगी, वो यह सोचेगी कर्मचारी सरकार के ही हाथ पांव हैं, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा तंत्र को चलाना है। तो जब हमारे बारे में वह सोचेगी, वह अपना मानेगी, तो निश्चित रूप से उस दिन पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी, उसी दिन यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अटेवा भी समाप्त हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात जो आपने कही कि आंदोलनों का में क्यों नहीं, मतलब भागीदारी क्यों नहीं हो पाती है, भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है, एकजुटता क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि भागीदारी का जहाँ तक प्रश्न है, मैं किसान अपने ही आंदोलन से इसको उठाता हूँ। मैंने एनपीएस से प्रभावित जितने लोग हैं वह भी कई संगठनों में बटे हुए हैं। दूसरा देखिए, जो आपने बड़े परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो विभिन्न आंदोलन देश में हो रहे हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं, मतलब क्यों एकांगी हो जा रहे हैं, क्यों नहीं उनको सपोर्ट मिल पा रहा है। तो आशीष भाई, सबसे बड़ी चीज़ है मीडिया। ठीक है ना, मीडिया ने क्या किया कि आपने देखा कि आंदोलनों के ऊपर बहुत लांछन लगाए और तरह तरह से उनको तोड़ने की कोशिश की। तीसरी चीज़ ये कि मीडिया ने एक और चीज़ करा, मैंने जो हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, उनका ईश्वरीकरण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वह चीज़ जो है जनता तक मीडिया के, मुख्य मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। आप किसी भी ग्रुप से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो देखेंगे कि रोज सैकड़ों मैसेज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जिनका न तो इतिहास से संबंध है, न वर्तमान से संबंध है, थोड़ा बहुत इतिहास का और थोड़ा बहुत वर्तमान का जिक्र करके एक बहुत सुंदर कहानी गढ़ी जा रही है। ठीक है, और लोगों को परोसा जा रहा है। ठीक है, उससे जो निर्माण हो रहा है लोगों का, उसी का परिणाम है कि ये आंदोलन कोई भी सफल नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसान है, किसान आंदोलन करने के लिए खड़ा है,
महीनों से पड़ा हुआ है दिल्ली बॉर्डर पे, और वही दूसरा किसान उस व्हाट्सएप से प्रभावित है, वह कह रहा है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। हाँ। अच्छा, वह किसान जो खड़ा है वहाँ पे, उसी का बेटा उस किसान के साथ नहीं है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो अनैतिक मीडिया हो गया है वह कहीं ना कहीं यह मुख्य काम कर रहा है। ये बिल्कुल आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है, उसको जो है वो कर रहा है। वो बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, अनैतिक मीडिया, उसकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया नई पुरानी पेंशन की चीज़ को लेकर के, तमाम चीज़ों का। एक चीज़ मैं और बताऊं कि समीर पांडे आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, लेकिन बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बातचीत का जो हम समापन करें वो एक आपकी कविता से करें। समीर भाई, कविता तो आजकल नहीं लिखता है, पुरानी ही कविता हम लोग सुनेंगे आपसे। जी जी। तो इसी किसान को ही लेकर एक कविता मैं कहना चाहता हूँ। किसान दिन रात मेहनत करता है और उसके ऊपर तमाम तरह की दिक्कतें हैं, सामाजिक से लेकर और ईश्वरीय परेशानियां आती रहती हैं, फसलों पर बीतती हैं, जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। उसी को लेकर एक कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले कि वह रोज मरता है, वह रोज मरता है दिन में कई कई बार, प्रत्येक क्षण कोई अगली मौत, तिल तिल मरते हुए जीने की आदत सी हो गई है उसे। कभी कर्ज मारता है, कभी साहूकार मारता है, कभी सरकार मारती है, तो कभी बाजार। क्या बात। पर प्रकृति की मार से पस्त जवार उठ नहीं पाता। क्या बात है, बहुत खूब। ये समीर पांडे की कविता सुनी हम लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास किया कि किसी भी मामले का हल निजीकरण नहीं है कि बिना उसको ठीक किए, बिना प्रयास किए हम सीधे उसको काट करके निजीकरण के क्षेत्र में, क्योंकि निजीकरण का जो मामला है, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना महामारी फैली तो हम सब लोग सरकारी अस्पतालों में भागे, कोई प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना चाहता। तो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा हम लोगों को भी, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई कि आपने हमारे लिए समय दिया इस संवाद कार्यक्रम में। दोस्तों हमारा ये संवाद कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले रविवार किसी विषय पर किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।